चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। बड़े लंबे समय से बच्चों का इंतजार था कि फटाफट 5 मिनट्स सर एक बार कंटिन्यूटी का उसका सिस्टम आना चाहिए। तो हमने एक यहाँ टॉपिक लिखा है फटाफट 5 मिनट्स। 5 मिनट अब इंतजार कीजिए। 5 मिनट में हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का अवेयरनेस हो, क्योंकि शॉर्ट सेक्शन में आप चीजों को देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। जैसे हम चलते हैं, सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर बात करते हैं कि इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन कौन सा क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास का कौन कौन सा सवाल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा सेक्शन माना जाता है बीपीएससी के लिहाज से। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं थोड़ा कि फटाफट 5 मिनट्स में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, सवालों का तो लेखा जोखा है नहीं कि आप बहुत जल्दबाजी में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सुनिएगा। अगर आप कंसंट्रेट होंगे तो पूरी बात को सिर्फ सुनिएगा तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन का एकदम समावेशन बहुत बेहतर तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्योंकि वैदिक काल पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होगा कि वैदिक काल से संबंधित सवाल पूछा जाता है वेद। तो वेदों की संख्या आपके पास कितना है? 4। और वेदों में 3 जो है वो वेदत्रयी कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 आपके पास वेद है, लेकिन वेदत्रयी में यही 3 आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, तो सबसे इसका उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद में आप आते हैं तो यजुर्वेद में इसका जो, चूंकि युद्ध से संबंधित बातों का जिक्र है, तो इसका उपवेद का नाम है धनुर्वेद। ध्यान रखिएगा। उसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। तो इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि भाई क्या क्या इसका सवाल है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद का सब जो उपवेद का नाम है वो है आयुर्वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और सामवेद का जो है गंधर्ववेद है। सामवेद में खासकर सभी चीजों को गीतों से संबंधित बातों की चर्चा करके किया गया है। तो याद रखना है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेदत्रयी में 3 आता है अथर्ववेद को छोड़कर। और अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। तब चलिए आगे बात करते हैं। इन वेद को पढ़ने के लिए हमें वेदांगों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वेदांग। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये सभी चीज को कहते हैं हम लोग वेदांग। और वेदों को पढ़ने के लिए हमें वेदांगों की आवश्यकता है। लेकिन वहीं पर अगर टर्म में आ जाए बाबू वेदांत, तो वेदांत जहां पर आ जाए वेद जोड़ अंत, यानी वेदांत का मतलब होता है उपनिषद, और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना। तो याद रखना है कि जो उपनिषद है, ये उपनिषद की संख्या आपके पास है 108, और इसे ही कहा जाता है वेदांत। तो याद रखना, ये दैट इज द वेदांत है जिसकी संख्या 108 है। अगर उपनिषद की हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा कि उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद, तो वृहद मतलब बड़ा होता है, वृहदारण्यकोपनिषद। वृहदारण्यकोपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और अगर सबसे पूछा जाएगा सबसे छोटा, तो मांडुक्योपनिषद, और साथ ही साथ सत्यमेव जयते का वर्णन मुंडकोपनिषद में दिया गया है। उसी तरह पूछा जाता है एक सवाल, यम नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता के बीच में एक संवाद हुआ था, वो था कठोपनिषद में। उसी तरह एक सवाल और भी पूछा जाता है कि आश्रम व्यवस्था का वर्णन किसमें है। तो 2 क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का वर्णन और एक आश्रम व्यवस्था। तो याद रखना है कि अगर चारों आश्रम आ जाए तो जवालोपनिषद, और सिर्फ आश्रम व्यवस्था आ जाए तो छांदोग्योपनिषद। इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं, जैसे बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का वर्णन तैत्तरीयोपनिषद में। तो ध्यान देना है, इन तरह के सवालों का आप एक रिव्यू लगा लीजिए 5 मिनट्स फटाफट में। तो और भी हम लोग के पास क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज पता चल गया कि वेद की संख्या बाबू कितना है? 4। वेदांत की संख्या कितनी है? अक्सर वेद और वेदांत में लोगों को दिक्कत थी, 6। और वेदांत की संख्या अगर पूछ दे, वेदांत यानी वेद जोड़ अंत, तो इसकी संख्या 108। याद रखना है, इसी वेदांत को हम लोग बोलते हैं उपनिषद, और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना। याद रखना है कि उपनिषद में जितना भी आदर्श मूलक चीजों का वर्णन, सब सभी चीजों को उपनिषद में किया गया है। चलिए, अब ये 3 चीजों पर हम लोग का चर्चा कंप्लीट हो चुका है। अगर एक सवाल पूछा जाए कि 1028 सूक्त है, और इस सूक्त में से हमारे पास टोटल मंडलों की संख्या 10 मंडल में इन चीजों का वर्णन मिलता है, यानी टोटल मंडल जो बनाया गया है ऋग्वेद में वो 10 मंडल है। उस 10 मंडलों में आपसे सवाल पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर 10 मंडल में से 2 से लेकर 7 तक के मंडल को हम लोग वंश मंडल बोलते हैं। मतलब एक ही जनरेशन के लोगों ने उस मंडल का निर्माण किया था। तो इन चीजों पर हम लोग काम कर सकते हैं, इसको वंश मंडल बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं कि 1 और 10 जो है वो दोनों एक अर्वाचीन मंडल की तरह काम करता है। अर्वाचीन मतलब नया,
मतलब जो सबसे ज्यादा नया है। तो टोटल मंडलों से संबंधित बातों है। उसके बाद एक क्वेश्चन यह भी आता है कि 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है। जो आप लोग बात करते हैं हम लोग वर्ण व्यवस्था का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस वर्ण व्यवस्था का पहली बार पुरुष सूक्त में किया गया वर्णन, ये 10वें मंडल में। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख, याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। याद रखिएगा, गायत्री मंडल मतलब ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, इन चीजों का वर्णन तीसरे मंडल में किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया, 1028 सूक्तों में बांटा गया है, अष्टक 8 में बांटा गया है। ये सभी बातों का जिक्र है ऋग्वेद से संबंधित बातों में किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग और भी बात करें वैदिक काल से संबंधित, तो याद रखिएगा कि वैदिक काल में बहुत सारे ऐसे शब्दावली हैं जिस पर आप लोग को ध्यान देना है। टोटल बहुत सारे शब्दावली है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसको जरूर दिमाग में रखिएगा। अब रही बात, ध्यान दीजिएगा कि रही बात अगर हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म की बात करते हैं, तो चूंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्वेश्चन आपके पास सबसे ज्यादा पूछने का व्यवस्था होता है, क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हैं, खासकर बिहार बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछा जाएगा। अगर हम लोग बौद्ध धर्म को टारगेट करते हैं तो इसका सीधा सीधी याद रखिएगा 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी, ये 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 483 में, प्रथम शताब्दी में, याद रखना है इसका टेक्निक बड़ा अच्छा है, दैट इज द राबे पाक। राबे पाक याद रखना है, रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कश्मीर, कुंडल वन में किया गया था चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन। अगर हम लोग इसके शासक पर चलते हैं तो 483 में सबसे पहले थे अजातशत्रु, नाम सुना होगा। और एक क्वेश्चन यह भी होता है कि भारत का अजातशत्रु किसे कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम एक टाइप का प्रहार का दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं, प्रहार 5 मिनट में फटाफट हम लोग कितने क्वेश्चन पर अवेयर हो सकते हैं और कितने क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो अजातशत्रु का संबंध हर्यक वंश से, और यह वंश पितृहंता वंश था, यानी हर बच्चे ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा, यानी बिंबिसार को मारा अजातशत्रु, अजातशत्रु को मारा कौन? उसका बेटा उदयन, और इस तरह से ये पैट्रिसाइड यानी पितृहंता वंश के नाम से जाना गया है। अब इसके अलावा और भी सवाल पूछे जाते हैं। अजातशत्रु ने 2 तरह के विपन्स का प्रयोग किया था, एक महाशिला कंटक और एक रथ मूसल। उदयन ने पटना की जो स्थापना की थी, गंगा और सोन के संगम पे की थी, वो सोन जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, वो अमरकंटक जहां से एक और हम लोग का नर्मदा निकलती है, और नर्मदा को हम लोग देखेंगे तो आपको पता है ये गुजरात का एरिया है, और नर्मदा आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। तमाम ऐसे सवाल हो सकते हैं। अगर हम लोग अप्रोच करना शुरू, रिवीजन करना शुरू किए, तो चुपचाप से चीजों को सुनते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास फ्लो में जाना शुरू करेगा। तो 483 में ध्यान रखिएगा, 483 में अजातशत्रु, और 383 में, चूंकि अजातशत्रु के बाद कालाशोक का जरूर नाम सुना होगा, शिशुनाग वंश से संबंधित है। और 251 में याद रखना है, पहले हर्यक वंश से संबंधित है अजातशत्रु, फिर है शिशुनाग वंश से कौन? कालाशोक, और तीसरा है मौर्य वंश से संबंधित अशोक। और इस समय जब अशोक जब राजा थे, उस समय अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तीस। और ध्यान रखना है कि ये प्रथम शताब्दी में जो अध्यक्ष के तौर पर थे वो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अशुघोष, और साथ ही साथ ये कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। अब रहा बात इससे संबंधित बात महत्वपूर्ण क्या है, तो ध्यान देना है कि इन सभी में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बात थी। खासकर 251 में जब अशोक के समय में मोगलीपुत्र तीस ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो पहली बार अभिधम पिटक का संकलन किया गया था संस्कृत में। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा, सर समझे नहीं अभिधम पिटक क्या है? तो आपके पास कंसेप्ट आता है, दैट इज द त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 होता है, पहला अभिधम पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये सब पिटक है। तो इस पिटकों में से भी सबसे सवाल पूछा जाएगा कि पहला सवाल एक पूछता है कि सुत पिटक में 5 निकाय है, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, बहुत सारा निकाय है, जिनमें से याद रखिएगा कि खुद्दक निकाय में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि खुद्दक निकाय में किसकी चर्चा की गई है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा के बारे में वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ निकायों में से एक निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सुना जरूर होगा, अंगुत्तर निकाय। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी दी गई है। बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा जाता है, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के किस निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी का विवरण मिलता है? तो दैट इज द अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा अगर और बात करें तो विनय पिटक का पाठ
पहली बौद्ध संगीति जब हुई थी तो विनय पिटक का पाठ किया गया था। जब भी हम लोग किसी चीज का आयोजन करते हैं तो पहले हम लोग संगीति में क्या करते हैं कि किसी चीज का डिसिप्लिन के तरीके से एक प्रार्थना होता है। समझ लीजिए, विनय पिटक का पाठ कराने वाले व्यक्ति का नाम था उपाली। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और तीसरा पिटक संस्कृत में संकलित था अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक संस्कृत में जब हुआ था तब उसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। और चौथे बौद्ध संगीति में दो चीजें बट गया था, हीनयान और महायान में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। महायान की शाखा से कनिष्क का संबंध है और कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में। याद रखना 78 ईसा पूर्व नहीं याद रखिएगा, 78 ईस्वी, क्योंकि एडी और बीसी में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, एडी और बीसी में अंतर है। बीसी बोलता है बिफोर क्राइस्ट और एडी है जो आगे का चीज है, यानी ये था 78 ईस्वी। और बीसी का जैसे कि आप हम लोग बोलते हैं विक्रम संवत, तो विक्रम संवत को हम लोग बीसी में देखते हैं। तो इसी तरह से चीजें बनती रहेगी। हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे के बाद एक 5 मिनट का फटाफट आपके सामने पेश करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। थोड़ा सा रिवीजन राउंड आप लोग का तेज हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।